नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग फंडामेंटल राइट, इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के ऊपर बातचीत करेंगे और यह जानेंगे कि फ्रीडम राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसमें क्या सीमाएं हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पूर्व अपील करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार में आता है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स में आता है। यह आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में इसका उल्लेख है भारत के संविधान में। राइट टू फ्रीडम इसलिए दिया गया है ताकि जो प्रस्तावना में, भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है उसको अच्छी तरह से और प्रचारित किया जाए, विकसित किया जाए। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी देता है और इसके अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत ओरिजिनली 7 तरह के स्वतंत्रता थी, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के बाद जो कि 1978 में हुआ, प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना जो मौलिक अधिकार से उसे बाहर कर दिया गया, वह अब एक वैधानिक अधिकार बन गया है। इसीलिए अब 7 की जगह 6 जो है स्वतंत्रता के अधिकार हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। ये हैं अभिव्यक्ति और बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, एक जगह इकट्ठा होकर के सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, संगठन और एसोसिएशन बनाने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह जाने का की स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिक का निवास कहाँ हो उसको तय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, किस तरह के पेशे को चयन करें नागरिक, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत दिए गए हैं। लेकिन ताकि गारंटी संविधान ने दिया है वे एब्सोल्यूट नहीं, अर्थात वह संपूर्ण नहीं है। ये सीमाओं में बंधा हुआ है संविधान के द्वारा ही। राज्य के पास अधिकार है कि वह स्वतंत्रता को सीमित करे अपने कानूनों के माध्यम से। जब भी जरूरत पड़े तो देश और समुदाय के व्यापक हित को ध्यान में रख करके राज्य जो है स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकता है। यह अधिकार राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। इस तरह से संविधान जो है एक संतुलन बनाने का काम करता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच। संविधान निर्माता बहुत ही स्पष्ट थे कि जहां सामूहिक हित है वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता पीछे चली जाएगी, इट विल टेक बैक सीट, और कलेक्टिव इंटरेस्ट जो है वह डोमिनेट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट को वहां पर इस चीज को डिटरमिन करते हैं कि स्टेट रेगुलेशन या राज्य जो है कहां तक नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित करेगा। लेकिन भारत के संविधान ने यह व्यवस्था संविधान में ही कर दी है और सीमाएं तय की हैं। वह आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 से लेकर के सब क्लॉज 6 तक बात संविधान में कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और बोलने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के द्वारा इसको सीमित किया गया है। जैसे कि किसी बोलने की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी को बदनाम करे, कोर्ट की अवमानना करे, नैतिकता को ताक पर रख दे, राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, भारत का जो विदेशी राज्यों के दूसरे देशों के साथ संबंध है उस पर किसी तरह विपरीत प्रभाव पड़े, या किसी तरह की अपराध या गलत काम करने का अगर प्रलोभन दिया जा रहा है अभिव्यक्ति के द्वारा, तो उसको रोकने का काम स्टेट कर सकती है। इसी तरह से पब्लिक ऑर्डर, सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए और भारत की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी राज्य जो है स्वतंत्रता की सीमा तय कर सकती है।
इसी प्रकार सभा करने का की जो स्वतंत्रता दी गई है वह भी जो है सापेक्षिक है, क्योंकि यह आवश्यक है कि इस तरह की सभा जब भी हो वह शांतिपूर्वक हो, किसी तरह के शस्त्र सभा में नहीं आए और स्टेट जो है राज्य सामान्य कानून व्यवस्था को ध्यान में रख करके इसमें कुछ सीमाएं तय कर सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो उसी प्रकार जो संघ बनाने का या यूनियन बनाने का जो अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, बनाने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वह भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आता है। स्टेट अर्थात राज्य पब्लिक इंटरेस्ट में और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। भारत की प्रभुता और एकता को भी ध्यान में रख करके राज्य जो है ऐसी किसी भी संगठन बनाने की आज्ञा नहीं दे सकता है जो कि राज्य को अहित करे। इसी प्रकार व्यक्ति किसी तरह के आपराधिक षड्यंत्र या ऐसे एसोसिएशन का निर्माण करने की उसको छूट नहीं है जो कि शांति के माहौल और अवैध स्ट्राइक का कारण बने। ऐसे किसी भी संस्था को राज्य जो है संस्था के ऊपर राज्य जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसी प्रकार दी गई है कि एक जगह से दूसरी जगह भारत के किसी भी क्षेत्र में वे आ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ अपना निवास स्थान बना सकते हैं, लेकिन यह भी इसके ऊपर भी कुछ सीमाएं राज्य लगा सकता है सामान्य सामूहिक हित को देखते हुए, और साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनकी रक्षा को भी ध्यान में रख करके अगर वैसे क्षेत्र में लोग निवास करने जा रहे हैं और वैसे क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो राज्य जो है कुछ सीमाएं लगा सकती है। उसी प्रकार भारत के किसी भी नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी पेशे को अपना सकता है, कोई भी कहीं भी कोई नौकरी कर सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, लेकिन इसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है राज्य लगा सकती है। और यह रिस्ट्रिक्शन जो है व्यापक हित में होता है राज्य के, उसको ध्यान में रख करके और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रख करके राज्य लगाती है। और राज्य का यहाँ मतलब सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से नहीं है, इसका मतलब स्थानीय संस्थाओं से भी है, स्थानीय राज, अर्बन लोकल बॉडी, ये सभी जो है या और जो सरकारी कार्यालय हैं वे सभी जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह दायित्व है कि वह लिमिटेशन जो है जो राज्य सरकार जो सीमाएं तय कर रही है कानूनों के द्वारा नागरिकों के स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, सीमित करने के लिए, उसका अंतिम निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट को लेने का अधिकार है। कोई भी अगर व्यक्ति ये शिकायत करता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है किसी कानून की वजह से और या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से जो कि किसी कानून के अंतर्गत इशू किया गया हो, तो कोर्ट को यह देखना होता है कि क्या जो रिस्ट्रिक्शन राज्य ने लगाए हैं वह रीजनेबल है या नहीं है। कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वह रीजनेबल नहीं है तो उसे वह के कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक और या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रीजनेबलनेस किसी भी कानूनी प्रावधान के रीजनेबलनेस को गाइडलाइंस तय किए हैं। उसमें सबसे पहले है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लागू हो सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा नहीं, इसका स्कोप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को ही सिर्फ ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई स्थूल या कोई जनरल पैटर्न या कोई मिश्रित सिद्धांत नहीं है जिससे कि यह जज किया जा सके कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, और इसके लिए कोई प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन नहीं कर सकता है जिसका कि सब जगह उसको अप्लाई किया जा सके। यह रिस्ट्रिक्शन जो है वह केस टू केस वेरी करेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी उस हिसाब से भी रिस्ट्रिक्शन बदल सकता है। मानव जीवन के मूल्य बदल सकते हैं, मानव जीवन के मूल्य को भी ध्यान में रखना होगा,
सामाजिक दर्शन जो है, संविधान का जो सामाजिक दर्शन है उसको ध्यान में रखना होगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते समय, और जो उस समय के जो हालात हैं और उसको भी ध्यान में रख करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन राज्य सरकार लगा सकती है। एक न्यायोचित संतुलन रिस्ट्रिक्शन और सामाजिक नियंत्रण के बीच में होना चाहिए, जैसा कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 में कहा गया है। जो वर्तमान में सामाजिक मूल्य हैं और जो आवश्यकताएं हैं उसको भी क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन संतुष्ट कर रहा है अथवा नहीं, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। रीजनेबलनेस का जो प्रश्न है वह उसका निर्णय जो है सब्सटैंटिव और प्रोसीडियल एंड प्रोसीडियर दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। सब्सटैंटिव का मतलब ये हुआ कि रिस्ट्रिक्शन जो भी दिया जा रहा है, लगाया जा रहा है, वह रीजनेबल हो और कलेक्टिव ऑब्जेक्ट का जो है उसको ध्यान में रख करके किया जाए, और वो उससे जो कलेक्टिव ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा जो है सीमाएं तय नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में रिस्ट्रिक्शन जो है वो इतना ज़्यादा ना हो जिससे जो गैर कानूनी काम को रोकना है उससे बहुत ज़्यादा कड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि रिस्ट्रिक्शन सब्सटेंटिव होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए। जहाँ तक प्रोसीजरल एस्पेक्ट या पहलू की बात है, उसमें रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल तभी होगा जब प्रोसेस फेयर होगा और जस्ट होगा। कोर्ट को भी ये चाहिए कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखे जब, और यह देखे कि किस तरह से रिस्ट्रिक्शन को लगाया जा रहा है और किस तरह से इसको व्यवहार में रिस्ट्रिक्शन को लाया जा रहा है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अगर जो हॉकर अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस करने से नहीं रोका जा सकता है लेकिन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 के तहत, लेकिन अगर वही हॉकर अगर फुटपाथ पर या सड़क के पेवमेंट के ऊपर अपना व्यापार और व्यवसाय करेंगे तो उसको जो है रोका जा सकता है। आर्टिकल 21 के तहत व्यापारियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, क्योंकि यह आर्टिकल जो 21 जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, जो कि ट्रेड और बिजनेस के ऊपर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं करता है। इस प्रकार से जो राइट टू फ्रीडम है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, रहने के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए। लेकिन वो अगर सही सेंस में अगर इसको एंजॉय करना है, इसका सही फायदा उठाना है, तो कहीं ना कहीं राज्य का जो अधिकार है उसमें उसको सीमित करने का अधिकार राज्य के पास है, और यह संविधान के द्वारा ही दिया गया है। इस प्रकार मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। और मैं फिर से आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस करिए ताकि आपको अपने आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।